201 पेज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले किसी को कोई इशू? सर एक प्रैक्टिसिंग अदर अकाउंट बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है बाय हिमसेल्फ, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा है? नहीं, प्रैक्टिस के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते। और ठीक। उसके बाद तो कर सकते हैं ना प्रैक्टिसिंग छोड़ के? हाँ, प्रैक्टिस लेसन छोड़ दिया है फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ वैसे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे इसमें लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस में कुछ काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ हाई कैप, विदाउट। ठीक है, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग मेंबर हूँ, मैं यहाँ भी पढ़ाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं कोई बुक राइटिंग कर सकता हूँ, मैं किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख सकता हूँ, कोई जर्नल लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं MP MNA का इलेक्शन लड़ सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और काम है जो मैं कर सकता हूँ, बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ इंस्टीट्यूट, विद द प्रायर परमिशन। और कुछ काम में स्पेसिफिकली मना है, मैं नहीं कर सकता। तो आपने देखना है कि क्या काम है और किस लिस्ट में शामिल है वो। ठीक होगा? मैं इन्विजिलेटर बन सकता हूँ, मैं एग्जाम सेंटर बन सकता हूँ। ठीक है, मैं एग्जामिनर बन सकता हूँ, तो ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैं ICAP की जो कमेटी है उनका मेंबर बन सकता हूँ। मैं खुद मेंबर हूँ अभी, मैं लाइब्रेरी कमेटी का मेंबर भी हूँ, मैं स्मॉल एंड मीडियम साइज कमेटी का मेंबर भी हूँ, मैं CPD कमेटी का चेयरमैन हूँ। अभी CPD पढ़ा था हमने, कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट की 40 आवर्स पूरे करने होते हैं। तो एक कमेटी है जो 40 आवर्स की ट्रेनिंग करवाती है इस साल में, उस कमेटी को मैं लीड कर रहा हूँ, चेयर कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ये काम मैं कर सकता हूँ। कुछ कर सकता हूँ विद परमिशन, कुछ विदाउट परमिशन, और कुछ प्रोहिबिटेड है, मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है, और जी सर जो अभी क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस छोड़ देते तो ठीक, और उसके बाद किसी फिर हाँ, फिर मैं कुछ भी करता हूँ। ठीक है, जब प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना, तो फिर जब आप प्रैक्टिस के अलावा किसी और चीज़ पे अपना टाइम लगाएंगे, तो फिर यहाँ पे आप वो क्या कहते हैं ना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, वो नहीं होगी। वहाँ मैं कंप्रोमाइज़ करूँगा। एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स कंप्रोमाइज़ नहीं करना हमें। ठीक हो गए जी? चलें आगे। अच्छा, पेज 201 पे आगे आ रहा है आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? ये मैंने सारा आपको पढ़ा दिया था कि क्या है कि एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को सर्टन थ्रेट्स हैं, उन थ्रेट्स को रिड्यूस करने के लिए टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल सर्टन सेफगार्ड अवेलेबल है। इफ आफ्टर अप्लाइंग ऑल ऑफ द एग्जॉस्टिव अवेलेबल सेफगार्ड्स थ्रेट इज नॉट रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल, तो आपने क्या करना है? डिसएसोसिएट कर जाना है, विदड्रॉ कर जाना है, रिज़ाइन कर देना है, अलग हो जाना है असाइनमेंट से, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यही बातें करता सारी। ठीक है, 120.2 में आए तो लिखा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में क्या कहता है? थ्रेट्स हैं। ठीक है, उन्हें वैल्यू को थ्रेट करना है और फिर आपने उसको एलिमिनेट करना है टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। एलिमिनेट कैसे करना है आपको पता है? सेफगार्ड है 120.2, और इसमें C कैटेगरी मैं बता रहा हूँ। ठीक हो गया? चलें आगे। फिर 120.5 में कहता है कि आपने क्या करना है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में लेके चल रहे हैं। इसमें देखें बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बहुत से डिफरेंट सिनेरियोज हैं। मुझे 20-22 साल प्रैक्टिस में हो गए हैं, मेरे लिए पेपर में कैसा सिनेरियो नहीं आता। पेपर दे के आते हैं स्टूडेंट्स, मैं पेपर लेता हूँ, उसमें नया सिनेरियो टेस्ट किया होता है जो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया होता। इतने सिनेरियोज हैं। तो कहता करना कि आपने ए में कहता है आपने प्रोफेशनल जजमेंट को लेके चलना था। इसको अप्लाई करते हुए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को हो सकता है एक सर्कमस्टांस में मेरे लिए थ्रेट हो, वो एक सर्कमस्टांस है मेरे कंपेटिटिव मेरे चार्ट में उसकी थ्रेट नहीं है। ठीक है, उसको थ्रेट नहीं समझ रहा, उसे लग रहा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सर्कमस्टांस हुई है। तो ऐसे ये आपने उस मौके पे उस पर्टिकुलर जगह पे बैठ के देखना है कि थ्रेट है या है तो कितना है, और फिर वैसे सेफगार्ड अप्लाई करने हैं। समझिए, बी में कहता है रिमेन अलर्ट। ठीक है, ये नहीं कि एक दफ़ा असाइनमेंट आ रही है, असाइनमेंट के शुरू में तो आपने देखा हाँ कोई थ्रेट नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन्ड है, मैं इंटेग्रिटी कॉन्फिडेंशियल लेके चलूँगा, और काम शुरू कर दिया, उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, थ्रू आउट द एंगेजमेंट भी देखना है कि कोई एथिकल थ्रेट तो नहीं अराइज हो गया, कोई मेरे किसी एथिकल प्रिंसिपल को थ्रेट तो नहीं है। थ्रू आउट द एंगेजमेंट भी आपने अलर्ट रहना है। ठीक है, मैंने अपनी पूरी टीम से इंडिपेंडेंस चेक की, सारी इंडिपेंडेंट टीम, लेकिन जब असाइनमेंट शुरू हुई, ठीक है, मेरी मिसेस की जॉब हो गई इस कंपनी में,
आप क्या सिनेरियो वही है साल के असाइनमेंट से शुरू में था? नहीं है ना? या मेरी मिसेस ने या मेरे फादर ने शेयर्स खरीद लिए उस कंपनी के, मेरे बेटे ने उस कंपनी से बिजनेस शुरू कर दिया, मेरे स्पाउस ने वहाँ लोन ले लिया, या मैंने वहाँ लोन दे दिया, या उसने गारंटी ले ली है, मैंने गारंटी दे दी। हो सकते हैं ना सिनेरियोस। ये 1-1.5 महीने का ऑडिट था, इसी में डेवलपमेंट हो गई एक नई। तो क्या अभी भी मैं इंडिपेंडेंट हूँ? अभी मेरी इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है, अभी मेरी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन्ड है। तो आपने क्या कहता है पॉइंट बी में, रिमेन अलर्ट फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन एंड टू चेंजेस इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, समझ गए? और जहाँ की आप फंसे, हमने क्या पढ़ा है, कंसल्टेशन ले लेनी है। ठीक है, ये उसे क्या कहता है, ये कहता है थर्ड पार्टी टेस्ट। थर्ड पार्टी टेस्ट, थर्ड पार्टी टेस्ट क्या होता है? थर्ड पार्टी होती है कि इंडिपेंडेंट बंदा अगर यहाँ पे आए तो वो क्या करे, ये तीसरे बंदे की नज़र से वो मुझे कैसे देख रहा है। थर्ड पार्टी टेस्ट। ठीक है, अपने आप में ना रहे। एज्यूम करें मेरी जगह मिस्टर बी है और मैं मिस्टर बी की जगह होता तो क्या करता, या मिस्टर बी मेरी जगह होता तो क्या करता। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली मुझे देखे असाइनमेंट में कैसे, समझ गए? अच्छा, मैं थ्रेड्स कुछ पढ़ाए थे आपको? हमने पढ़ ली था जल्दी। सेल्फ इंटरेस्ट क्लियर है? सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है जी? आपको कोई इंटरेस्ट है? हमने बहुत सी एग्जांपल्स डिस्कस की थी और बाकी इसमें बुक में कुछ लिखी हुई है। ठीक है, फिर आगे सेल्फ रिव्यू क्लियर है जी? क्या होता है सेल्फ रिव्यू? आपने कोई किया, आपका किया हुआ काम आपके सामने आ रहा है, वो किसी भी तरह हो सकता है। आप वहाँ जॉब कर रहे थे, रिजाइन किया, ऑडिट करने लग चले गए उसको। ठीक है, समझ गए? या आप ही ने वहाँ पे इंटरनल ऑडिट सिस्टम दिया हुआ, या आपने वहाँ पे कोई डाटा की सर्विसेज दी है, उनका एचआर डिपार्टमेंट जॉब छोड़ गया या रिज़ाइन कर गया एचआर का मैनेजर, उन्होंने आपको कुछ देर के लिए बुला लिया, आपकी फर्म ने सैलरी शीट कंपाइल की हुई है, आप ऑडिट करने आ गए, उस सैलरी शीट में गलतियाँ आ रही हैं। समझ गए? अच्छा, आगे फेमिलियरिटी थ्रेड क्या है? फेमिलियरिटी होती है कि आपकी लॉन्ग एसोसिएशन है। क्या है? 36 साल से ऑडिट कर रहे हैं आप, 40 साल से ऑडिट करेंगे आप, इनका 15 साल से ऑडिट कर रहे हैं, तो लॉन्ग बिजनेस टर्म्स हो जाए या लॉन्ग एसोसिएशन है तो उससे एक फेमिलियरिटी डेवलप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। ठीक है, फिर उसको ऑडिट इंडिपेंडेंट करना मुश्किल हो जाता है, आप उस पर मॉडिफाइड रिपोर्ट करनी मुश्किल हो जाती है। वो क्लाइंट आपसे कहते हैं यार मैं तो आपको दोस्त हूँ यार, मेरी रिपोर्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं, मेरी कर दोगे यार अपनी जिगर की। ठीक है, समझ रहे? फेमिलियरिटी क्लियर है? ये सारी एग्जांपल्स पेपर में आई हैं। और फेमिलियरिटी थ्रेड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपका सीनियर हूँ, मैंने आपको हाथ से पकड़ के चलना सिखाया, आर्टिकल में काम सिखाया। अच्छा, मेरी क्या होगी, मेरी नियाग्रा मिल्स में जॉब होगी, मैं CFO बन गया वहाँ पर। ठीक है, पेपर में से नया क्वेश्चन आया हुआ, मैं नियाग्रा मिल्स में CFO बन गया हूँ, आप ऑडिट करने आ गए, किसका? अपने सीनियर का, टीचर का। अब पॉइंट्स निकालना, ये बड़ी दलेरी, बड़ी हिम्मत, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो होने हैं, आपने आर्टिकल से जाना है और आपके सीनियर्स की जॉब्स होनी है। समझ गए? अब फेमिलियरिटी आ गई ना सामने। ठीक है, या आप इंटरव्यू ऑडिट करने गए, वहाँ सामने फिजान साहब बैठे हैं, उनसे हमने टैक्स पढ़ा हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, और फेमिलियरिटी क्या है? दोस्ती है। ठीक है, लॉन्ग, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो थर्ड जनरेशन में मेरे पास है, दादा भी मेरे पास है, बाप भी मेरे पास है, पोता भी मेरे पास है, तो उस फैमिली से कितना लॉन्ग एसोसिएशन होगा। ठीक है, तो ये थ्रेट तो है ना। अब हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रलिटी। अब यहाँ पे न्यूट्रल आना मुश्किल हो गया ना, ऐसे ही है ना। अब हमारा झुकाव हो जाएगा इस तरफ कि यार इनकी कंपनी का नुकसान ना हो, ये तो दोस्त हैं यार अपने। तो ये क्या है, हम क्या पढ़ें? थ्रेट। ये क्या है? इस थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है? सेफगार्ड। क्या सेफगार्ड अवेलेबल है?
सेफगार्ड ये है, सेफगार्ड हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल पढ़ेंगे या शायद आज ही उसकी बारी आ जाए। सेफगार्ड ये है कि आप 5 साल से ज़्यादा, कितने, 5 साल एक कंपनी का ऑडिट, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के केस में, ये लॉ में लिखा हुआ है। सेफगार्ड कहाँ लिखा हुआ है, क्या सेफगार्ड है कि 5 साल से ज़्यादा आप ऑडिट नहीं कर सकते। छठे साल का ऑडिट आप मैक्सिमम 5 साल कर सकते हैं, छठा कोई, 7वां भी कोई, फिर 8वां करेंगे, 2 साल गैप आना चाहिए। ठीक है, समझ गए? ये बुक में नहीं लिखा हुआ, इसको आपने सुनना है और सीने में उतार देना। ठीक है, 5 साल से ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी का या लिस्टेड कंपनी का ऑडिट, आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, पार्टनर चेंज करना पड़ेगा। पहले अगर मैं पार्टनर था तो मेरी जगह दूसरा पार्टनर आएगा। छठा साल असाइनमेंट मैं नहीं कर सकता, प्राइवेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब मैं बात करूँ 25 साल 30 साल से, मेरे प्राइवेट क्लाइंट्स हैं। पब्लिक में, पब्लिक इंटरेस्ट में और लिस्टेड में 5 साल से ज़्यादा क्या चेंज करना पड़ेगा, पार्टनर चेंज करना पड़ेगा। समझ गए? इन केस कि जो कंपनी है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होता है, मसलन बैंक्स, मुदारबाज, लीजिंग, इंश्योरेंस। ठीक है, समझिए? अगर ये कंपनी है ना तो आपने पार्टनर चेंज नहीं करना, आपने पूरी की पूरी फर्म चेंज करनी। समझ गए? समझ गए जी? ये है सेफगार्ड जो लॉ ने प्रोवाइड किया। वो याद रहेगा, हजम हो गया। चलें आगे। अच्छा, अभी हमने पढ़ा फेमिलियरिटी थ्रेट, अभी पढ़ा ना पिछले कॉन्सेप्ट फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी में क्या था कि आपने जॉब छोड़ी और दोबारा ऑडिट करने चले गए। थ्रेट आ गया ना, कौन सा थ्रेट है, फेमिलियरिटी। तो लॉ ने प्रोहिबिट किया कि रिज़ाइन करने के, नियाग्रा मिल से रिज़ाइन किया आपने, उसके 3 साल तक आप नियाग्रा का ऑडिट फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ठीक है, ये सेफगार्ड है ना, ये सेफगार्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन बात समझ आ गई है? प्रिंसिपल था, एथिकल प्रिंसिपल, उसको थ्रेट था कौन सा, सेल्फ रिव्यू। उसको अवॉइड करने के लिए लॉ ने क्या कहा है कि 3 साल तक आप उसको ऑडिट नहीं कर सकते। याद रहेगा? इस सेफगार्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे बाद में। अच्छा, इसके बाद कौन सा आ गया, एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी क्या होता है, एडवोकेसी थ्रेट बोले किसी की वकालत करना कि ये सही है, इस तरह। ठीक है, और चलिए आपकी बुक में 2 एग्जांपल्स दिए हैं उन्होंने। एक तो ये दी हुई है, इसको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव आपने वो पढ़ लिया है। अकाउंटिंग में IAS 37 है, प्रोविजन। सर वो FR2 में है। अभी नहीं पढ़ा आपने? चलें उसको हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। देखें, मैं ऑडिटर हूँ नियाग्रा मिल्स का, ठीक हो गया। नियाग्रा मिल्स के एक एम्प्लॉय ने केस कर दिया नियाग्रा मिल्स में कि मुझे गलत तरीके से उन्होंने निकाला है। उसने लेबर कोर्ट में केस कर दिया, 80 लाख की उसने वो केस कर दी, 80 लाख रुपीज़ मुझे दें। ठीक है, केस चला है लेबर कोर्ट में, या वहाँ से चलता हुआ हाई कोर्ट में पहुँच गया। मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैंने LLB भी कर लिया, मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट ही बन गया। मैंने क्लाइंट से कहा केस मुझे दे दें। हो सकता है ना, मुझे कोई मदद नहीं करता, मैं अभी LLB कर लूँ, ठीक हो गया। अब मैं क्लाइंट का एडवोकेट ही बन गया हूँ और ऑडिटर भी। एडवोकेसी भी है मेरे पास और ऑडिटर का ऑफिस भी है। बीइंग एन एडवोकेट मुझे पता है कि केस हार जाना, 80 लाख पे करना पड़ेगा। अगर पे करना पड़ेगा तो हमने पढ़ा हुआ ना कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में कि इसकी फॉरेन अकाउंटिंग प्रोविजन स्टैंड करें। समझ गए? पक्की बात है। अच्छा, अब मैं प्रोविजन बीइंग एन एडवोकेट मुझे पता है प्रोविजन स्टैंड करनी चाहिए, लेकिन जब मैं ऑडिट करने आ रहा हूँ मैं कहता हूँ अगर यार मैंने प्रोविजन स्टैंड खुद कर दी तो वहाँ मेरा केस खराब हो जाएगा।
वहाँ मेरा दूसरी पार्टी कहेगी सर इन्होंने पेबल स्टैंड खुद कर लिया, ये पेबल स्टैंड के लिए इनसे कि कोर्ट में जाके जैसे कहेंगे कि मुझे पे कर दें, तो अब मेरा केस क्या हो जाएगा? तो केस को बचाने के लिए मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड गलत एंट्री करवा रहा हूँ। समझ आ गया एडवोकेसी? पक्की बात है, बोलें यार। नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर दूँ? रिपीट कर दूँ? देखिए, बीइंग एन एडवोकेट मुझे पता है, मुझे पता है ना सारे केस का, मैं तो केस प्ली कर रहा हूँ, केस प्लीड कर रहा हूँ सारा, मुझे पता है ये केस अगेंस्ट हो जाना है, 80 लाख पे पढ़ना है, तो पे करना पड़ना है। मैं बीइंग एडवोकेट कह रहा हूँ, और बीइंग ऑडिटर में क्या कह रहा हूँ, इसकी प्रोविजन बनती है लेकिन ना डलवाएं। खुद एंटिटी से कह रहा हूँ ना डलवाएं। क्यों? मेरा केस वहाँ ख़राब हो जाएगा। उस केस को बचाने के लिए मैं जानबूझ के गलत अकाउंटिंग करवा रहा हूँ, गलत बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करवा रहा हूँ। समझ गए? किसके लिए? उसको केस को बचाने के लिए। ये है एडवो, याद रहेगा। दूसरा, इसने 2 एग्जांपल डिस्कस किए हैं, दूसरी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने वो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ लिया, कंपनीज एक्ट? जब मैं कॉर्पोरेट लॉ बोलूँगा आपने कंपनीज एक्ट समझना, पढ़ लिया? उसमें प्रॉस्पेक्टस पढ़ा होगा। प्रॉस्पेक्टस में चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट साथ जाता है, प्रॉस्पेक्टस के साथ जाता है ना, कि सारी बातें ये ठीक लिखी हुई हैं सारी, उसमें पढ़ा हुआ? बोलें यार जल्दी से, पक्की बात है। उस प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ जी हम बड़े प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, ये होगा वो होगा जी, हम ठीक है, प्रॉस्पेक्टस में ही होता है ना, और उस पर मैंने साइन किया हुआ प्रॉस्पेक्टस को। 3 महीने बाद साल खत्म हुआ, अकाउंट्स बने, वहाँ ह्यूज लॉसेज आ रहे हैं। फॉलो करेंगे मेरी बात? अभी 2 महीने पहले मैं सर्टिफिकेट दिया था उस चीज़ पे, हाँ ये बड़े प्रॉफिट्स होंगे जी, ये होगा जी, वो होगा जी, और 2 महीने बाद कुछ भी नहीं। तो फिर मैं कहूँगा यार ये मेरी वो रिपोर्ट ठीक है, ये ठीक है। तो उस दिए हुए सर्टिफिकेट की रेपुटेशन बचाने के लिए मैं ये रिपोर्ट भी गलत कराऊंगा, करवा सकता हूँ, थ्रेट है। समझ गए? एडवोकेसी क्लियर हो गया? ये 2 एग्जाम्पल दिए स्टूडेंट ने, तीसरी एग्जाम्पल ही नहीं इसकी। ठीक हो गया? इसके बाद आ जाए इंटीमिडेशन थ्रेट। इंटीमिडेशन क्या होता है जी? पढ़िएगा जी जरा। डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। वो कहते हैं आपने ये नहीं, ये ओपिनियन देना है, आपने एडवर्स नहीं करना, क्वालिफाई करना है। एक क्वालिफाई नहीं करना, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है आपने। प्रेशराइज कर रहे हैं आपको धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, किसी किस्म का थ्रेट दे रहे हैं। थ्रेट कई किस्म का हो सकता है, पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। आपके बच्चों को देखिए कि आपके पता है आपकी बेटी किस स्कूल में पढ़ती है, पता है बच्चे किस रास्ते से गुजरते हैं, ठीक है। मुझे पता है आप पहले क्या करते रहे, जो पहले किए हुए कामों का थ्रेट, कि अगर आपने मेरी मर्जी की रिपोर्ट ना दी तो आपकी पुरानी जो हरकतें हैं मैं पब्लिक कर दूंगा। ये भी क्या है? ठीक है, याद रहेगा आपको। इसमें शायद वो केस याद हो, अरसलान इफ्तिखार वाला। चौधरी इफ्तिखार था चीफ जस्टिस, ठीक है, उसका बेटा था अरसलान इफ्तिखार। तो वो फैमिली क्या करती थी, वो मलिक रियाज से गिफ्ट लेती रहे, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते रहे, गिफ्ट, अपनी मर्जी के डिसीजन लेते रहे, ठीक है। फिर किसी स्टेज पे क्या हुआ, मलिक रियाज ने किसी स्टेज पे उनको कोई ज़मीर जा गया होगा चीफ जस्टिस का, उसने कहा नहीं मैंने ये डिसीजन नहीं देना, तो उसने साथ ही क्या किया, जो उसने गिफ्ट लिए वो दिए हुए थे उसको सारे पब्लिक कर दी, ठीक है। तो ये हो सकता है मैं भी गिफ्ट लेता रहूँ बीइंग एन ऑडिटर, ये मैंने कैसे हरकतें की हुई हैं जिसको पता है। अब मैं इसकी मर्जी की रिपोर्ट नहीं दे रहा, कहते हैं मैं वो करतूत सारे आपके पब्लिक करने लगा। तो ये भी क्या है, इंटिमिडेशन थ्रेट, ठीक है। और कुछ जगहों पे तो ये इतना बढ़ जाता है कि पर्सनल सिक्योरिटी तक चले जाता है, पर्सनल सिक्योरिटी तक चले जाता है। हम पढ़ेंगे इसको भी आगे जाके ऑडिट रिपोर्ट में, बल्कि अभी पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 14 पे हैं।
221 पेज पे 221 आगे जी। इसमें 221 पेज पे आप देखें ऊपर लिखा है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लिखा है नेम ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 14 है, इसका नाम है ऑडिट फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। ऑडिट रिपोर्ट में क्या कहता है, आपने क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट में नेम ऑफ द नेम ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर शैल बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट में। ऑडिटर उसका क्या आएगा, नाम, नेम। ठीक है, फॉर ऑल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनीज। स्टैंडर्ड क्या कहता है, किसमें लिखना है आपने, लिस्टेड कंपनी में। सिर्फ जो आपका 700 स्टैंडर्ड है ना, वो कहता है लिस्टेड कंपनी में आपने क्या करना है, ऑडिटर का। समझ गए, कोई मसला नहीं आता। ये स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड पाकिस्तान के बनाए हुए नहीं है, ठीक है, पूरी दुनिया के बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये थ्रेट कहाँ, ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया का है। अगली लाइन पढ़ें, हाउएवर इफ इन रेयर सर्कमस्टांसेस सच डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर क्या है, नेम ऑफ द, such disclosure is reasonably expected to lead to a significant personal security threat। समझ गए, आपको लगता है यार मेरे नाम दे दी, एमक्यू वाले आएंगे, उठा के ले जाएंगे, मेरा कीमा बना के शॉपर मेरे घर दे जाएंगे। ठीक है, समझ गए, ये कोई और थ्रेट है आपको किसी तरह का भी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, फिर ये नाम ना दें। ठीक है, सेकंड में कहता है द ऑडिटर शुड नॉट इंक्लूड द नेम। आप फिर अपना नाम ऑडिट रिपोर्ट में, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, 700 स्टैंडर्ड। 700 आईफैक का एक स्टैंडर्ड है, मैंने बताया हुआ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है 700 सीरीज। ठीक है, तो रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड क्या कहता है, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते हुए आपने ऑडिटर का नाम, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखना है। फिर अगले पैराग्राफ में कहता है हाउएवर इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस, अगर आपको लगे ये नाम लिखने से कोई पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर आप ये नाम ना दें। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कहाँ चलते हैं, यूके में भी चलते हैं, ये नॉर्वे में भी चल रहे हैं, ये जापान में भी चल रहे हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहे हैं, ये न्यूजीलैंड में भी चल रहे हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है स्टैंडर्ड्स, समझिए, याद रहेगा। इंटिमिडेशन थ्रेट से मैं उठा के लिंक किया इसको, पक्की बात है, याद रहेगा। चलें, अच्छा ये तो हो गया स्टैंडर्ड। एक हमारा लोकल लॉ भी चल रहा है साथ साथ, कंपनीज एक्ट चल रहा है ना। पेज 234 पे, पेज 234 आगे सब लोग। ये है इंटरकनेक्शन ऑडिटिंग का, पढ़ के आ रहे हैं चैप्टर नंबर 13, आना का पढ़ गया 14 पे। आगे हैं जी, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑडिट रिपोर्ट सिग्नेचर, सेक्शन 251 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिटर ने अपना नाम लिखना है, किस केस में, लिस्टेड कंपनी में, बाकियों में जरूरत नहीं है। अच्छा, उसमें भी स्टैंडर्ड क्या कहता है, अगर पर्सनल सिक्योरिटी साइड नाम फिर भी ना लिखें। कंपनीज एक्ट क्या कहता है, 251 सेक्शन, द ऑडिटर रिपोर्ट मस्ट का पता ना, लाजमी लिखना है, शेल स्टेट द नेम ऑफ द ऑडिटर। उसने नहीं कहा लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, पब्लिक है, एनजीओ है, पीआईसी है, जो मर्जी है। कहता है पाकिस्तानी जो ऑडिटर है वो क्या है, किसी दलेर माँ का बच्चा है। ये क्या लिखेगा, अपना नाम लिखेगा, जितना मर्जी थ्रेट हो। देख लेंगे एमकेएम को भी, और देख लेंगे टीटीपीपी को भी, ठीक है, और देख लेंगे बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी को भी। 251 सेक्शन क्या कहता है, पाकिस्तान में जो ऑडिटर है वो क्या है, चीते हैं, वो किसी से नहीं डरते, वो अपना नाम मस्ट। अब क्या करना है हमने, अब पाकिस्तान की जो रिपोर्ट होगी क्या करेंगे हम, नाम लिखेंगे। कोई रिपोर्ट भी एंगेजमेंट पार्टनर के साइन के अलावा
और नाम के अलावा नहीं आएगी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड था। ये क्या है, लोकल लॉ, ये इसका हमेशा प्रेसिडेंस है, ये हमेशा प्रिवेल करेगा। जहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा ये प्रिवेल करेगा। तो प्राइवेट कंपनी हो, बेशक 2 रुपये कैपिटल हो, आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं, आपने नाम लिखना है, जितना मर्जी सिक्योरिटी थ्रेट हो। ठीक हो गया? तो क्या लिखेगा, मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, फिर कहता है बी साइन, वो साइन भी करेगा इसको, वो क्या करेगा, डेटेड, डेट भी डालेगा इस पे, एंड इंडिकेट द प्लेस, और लिखेगा मैंने किस जगह बैठ के रिपोर्ट सेंड की है। तो जगह का मतलब ये नहीं कि आप बताएं मैंने घर में बैठे की है, ड्राइंग रूम में की है, वॉशरूम में की है, या चिराग क्लब में की है। आपने सिटी का नेम बताना है, किस सिटी में बैठे कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ मुल्कों में जहाँ पे सिटीज़ नहीं है, स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपने बताया कि स्टेट में बैठ कर रहा हूँ मैं रिपोर्ट सेंड। ठीक है, समझ गए? अब मुझे पता है इंटीमिडेशन थ्रेट क्लियर है, याद रहेगा। अच्छा, फिर इससे जो निचला पॉइंट है ना A3 202 पेज पे, 202 पेज पे A3, इसमें कहता है सर्कमस्टांसेस माइट क्रिएट, कि किस कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक सर्कमस्टांस एक से ज़्यादा थ्रेट्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसको भी आपने देखना है। फिर आगे आ जाए 20120, जो मैं ब्रैकेट, ये मैं विंडोज स्क्रिप्ट पर एग्जाम्पल, ये आपने खुद करनी है, मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, इसमें कोई एग्जाम्पल है, मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे दी हैं आपको, मेरी एग्जाम्पल आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दे रहा तो मेरे जेन में पास पेपर्स भी होते हैं, C5 लेवल के पेपर भी हैं, ACC के पेपर भी देखता हूँ, पिफा के भी देखे ऑडिटिंग, ICM के पेपर भी देखता हूँ, फिर आपके पुराने पेपर भी देखे होते हैं। तो डिफरेंट एग्जाम्पल जेन में आती है मुझे, तो ये तो आप पढ़ ही लेंगे, मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दे दूँ। क्लियर है जी? चले आगे। अच्छा, 120.7 पे क्या कहता है, आपने थ्रेड को इवेल्युएट करना है। ठीक है, कि ये एक्सेप्टेबल लो लेवल है, अगर एक्सेप्टेबल लो लेवल ना हो फिर क्या करना है, फिर सेवर्ड अप्लाई करके इसको लेके आना है टू एन एक्सेप्टेबली लोअर लेवल। ठीक है, चलें आगे जी। आगे हैं जी A2 पे हैं, नेक्स्ट पेज पे 203 पेज पे, ये कौन पढ़ेगा जी, जल्दी से पढ़ना जरा से। The following are general example of factors including condition, policies and procedure evaluating the level of threat. Number 1, corporate governance requirement. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, पढ़ा हुआ आपके कोर्स में आएगा फाइनल में जाके, कोड ऑफ, ये लॉ है जो एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनीज पे और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज पे। ठीक है, इसमें क्या है, आप उसको आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब बड़े हो जाएंगे, C5 में जाएंगे, आर्टिकल्स कर रहे होंगे, फिर पढ़ेंगे इसको। मैं थोड़ा सा बता दूँ इसमें है क्या वैसे। कॉर्पोरेट क्या होता है, कंपनी, एक कंपनी को कैसे आपने गवर्न करना है, उसका क्या है, उसके रूल्स हैं। ठीक है, कंपनी का ऑडिटर कैसे आएगा, कितनी मीटिंग्स करेगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरनल ऑडिटर कौन होगा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपस में कैसे मिलेंगे, डायरेक्टर्स कौन होंगे, चेयरमैन कौन होगा, ऑडिट कमेटी कैसे आएगी, ऑडिट कमेटी की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे मिलना है, मीटिंग कैसे कंडक्ट करनी है, गवर्नेंस से रिलेटेड जितने मैटर्स हैं उसमें आएंगे आपके कोर्स में है C5 में। ठीक है, पाकिस्तान में किस पे एप्लीकेबल है, पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज पे और ठीक है, प्राइवेट कंपनी इसको वॉलंटरली ऑप्ट करना चाहिए, कर सकती हैं। कुछ कंपनीज ने किया हुआ, मेरे एक आधा कहा उन्होंने, मैंने कहा चूँकि ये अच्छी चीज़ है, हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, ठीक है, हमें तो वो प्राइवेटली इसको वॉलंटरली ऑप्ट किया हुआ, इसको उन पर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ गए, याद रहेगा, पक्की बात है। अच्छा, जब कंपनीज अपना ऑडिट करवाती हैं ना, ये दोनों कंपनीज अपना ऑडिट करवाती हैं, तो जो एनुअल डॉक्यूमेंट होता है ना, हमने पढ़ा था उस दिन, याद है आपको, एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी हमने। हमने क्या पढ़ा, 2 पोर्शन होते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट